Nazareen, and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. कहानी पाकिस्तानी के जरिए आपने मेरा शहर अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के काफ़ी एंगल्स देखे हैं. अब तक आपने जान लिया होगा कि वाशिंगटन डीसी है क्या. दुनिया के अहम फैसले यहाँ होने के साथ आपको यहाँ तरह तरह के कल्चर्स, कहानियाँ और खाने भी मिलते हैं. तो आज मैं अपनी टूर गाइड की ड्यूटीज जारी रखती हूँ और इस खूबसूरत शहर के कमाल के लोगों की खास कहानियाँ आपको दिखाती और सुनाती हूँ. वाशिंगटन डीसी के रेस्टोरेंट्स में न सिर्फ अच्छे खाने बल्कि एंटरटेनमेंट भी मशहूर है. अमेरिका में एक मकबूल रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान में तारीखी जीटी रोड से इंस्पायर हुआ है. अमेरिका में एक ट्रेंड शेयर्ड इकोनॉमी का और उसके दो मिसाल ऊपर और लिफ्ट पर एक नजर. चले क्यों ना शुरू करते हैं वाशिंगटन डीसी ऑफ कोलंबिया के खाने और खेलने से. वाशिंगटन डीसी का मेट्रो एरिया अपने रेस्टोरेंट्स की वजह से भी मशहूर है और इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं कि कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट में लाने के लिए अब अच्छे खाने के साथ साथ कुछ खास भी पेश करना पड़ता है. इसका क्या मतलब है? साकिब अल इस्लाम हमें ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खाने के मेज़ पे स्पेनिश खाने के साथ साथ देखने को मिलता है फ्लामेंको. आज हम आए हैं वाशिंगटन डीसी के इस नहायत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में. ये रेस्टोरेंट उंदलस यानी स्पेन से मौसीकी और डांस का एक नहायत खूबसूरत इम्तिजाज फ्लेमिंको लेकर वाशिंगटन डीसी आया है. Mario Fajardo, how did you end up in La Tasca? Well, I'm from Cuba. मेरा ताल्लुक क्यूबा से है. मैंने अंग्रेज़ी सीखने के लिए अमेरिका आने का फैसला किया. जब मेरी अंग्रेज़ी बेहतर हुई तो मैंने ला तास्का रेस्टोरेंट के किचन में काम शुरू किया और फिर मैं तरक्की करते करते मैनेजमेंट तक पहुंच गया. मुझे इस हैसियत में काम करते हुए अब 6 साल हो चुके हैं. La Tasca, when you listen to the name, the tapas, the sangria, so La Tasca. जब आप ये नाम सुनते हैं तो आपके जहन में स्पेन, हिस्पानवी या लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क का नाम आता है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये फूड चेन बरतानिया की है. ये बताइए कि ये बरतानिया में कितने अरसे से है और इसकी कितनी लोकेशंस हैं? It's been in UK and how many locations it has in UK? Well, it's been in UK for a long time. Basically, बरतानिया में ला तास्का काफ़ी अरसे से है. असल में इनका ओनर काफ़ी अरसे से इन्हें यूरोप में चला रहा था. फिर उसने बरतानिया में भी स्पेनिश स्टाइल के रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला किया. ये तजर्बा इतना कामयाब रहा कि अब बरतानिया में हमारी 7 ब्रांचें हैं और हमारी ज़्यादा तवज्जो टिप्स और मशरूबात पर होती है. और फिर इसके बाद हमने अपना रेस्टोरेंट अमेरिका में भी मुतारफ़ करवाया. यहाँ हमारा पहला रेस्टोरेंट वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 10 साल पहले कायम हुआ था. ये बहुत कामयाब जा रहा है और लोग ला तास्का का जिक्र करते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. हमारे साथ म्यूजिशियंस हैं रिकार्डो एंड होजे. So Ricardo, like flamenco is so beautiful, it's so energetic, it's just like amazing. Tell us, what is flamenco basically? Well, flamenco music is a big conglomeration of different cultures and styles. फ्लेमेंको म्यूज़िक ख़ास तौर पर जनूबी स्पेन के इलाके एंडलूसिया की मुख्तलिफ तहजीबों और स्टाइल्स का एक बड़ा मजमूआ है. ये वाज़ेह नहीं कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई, लेकिन ख्याल ये है कि इसकी तख्लीक में अरबों, यहूदियों, मॉरिशस, अरानियों और इंडियन सकाफ़तों का असर रहा है और फिर खाना बदोशों का भी हिस्सा रहा है जिन्होंने इसके लिए गाने तरतीब दिए. जैसा कि ख्याल किया जाता है कि खाना बदोश शुमाली इंडिया से निकले और फिर इसके बाद सारे यूरोप में फैल गए थे. इनमें से कुछ खाना बदोश मिस्र के रास्ते बरआज़म अफ्रीका से आए थे और इसी वजह से इन्हें जिप्सी का नाम दिया गया. जब आप गाते हैं तो इसमें बहुत एनर्जी होती है, इसमें बहुत पैशन होता है. हम इसे क्या नाम दे सकते हैं और ये किस अंदाज की गायकी है?
What is this called? What is this singing? The base of whatever it was before. ابتدا سے ہی فلیمنگو کی بنیاد احساسات پر مبنی تھی جن کا اظہار لوگ اپنے گانوں میں کرتے تھے. ان کے گانوں میں جن جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا اس کا تعلق اس سفر سے تھا جو انہیں کرنا پڑتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ فلیمنگو کی بہت سے اسٹائل اور بہت سے انداز ہیں اور فلیمنگو کو کئی طریقوں سے پرفارم کیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا آغاز آپ کی روح اور اس کی پکار سے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فلیمنگو میں گانے کا ایک اپنا انداز اور ٹیکنیک ہے اور اس پر قوالی اسٹائل کے بھی بہت زیادہ اثرات ہیں. آپ جانتے ہیں وہ انداز جس میں نصرت فتح علی خان اور بہت سے دوسرے فنکار گاتے ہیں، تو فلیمنگو پر اس کا بھی اثر رہا ہے. لہٰذا فلیمنگو کے نظریے اور تجربے کا سفر انڈیا سے شروع ہوا اور پاکستان اور دوسرے علاقوں سے ہوتا ہوا دور دراز علاقوں تک پھیل گیا اور اب یہ پوری دنیا میں موجود ہے. یہ ایک بڑا منفرد آئیڈیا ہے کہ کھانے کے ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے. اس کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ Well, you know, when you do music and even when you have جب آپ کھانے کی موجودگی کے بغیر موسیقی پیش کرتے ہیں تو پھر وہ صرف ایک آرٹ اور انٹرٹینمنٹ ہی رہتی ہے. جب اس کے ساتھ کھانا بھی شامل کر دیا جائے جیسے یہاں پر ہے تو یہ ایک اچھا مکسچر بن جاتا ہے. It was so great. How do you do it? Well, I've been doing it for 20 years. So obviously میں پچھلے 20 سال سے ڈانس کر رہی ہوں اور یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرے لیے آسان ہو گیا ہے. اب میں حاضرین کے لیے زیادہ بہتر رقص پیش کر سکتی ہوں. ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو اسٹیج کے بالکل قریب بیٹھتے ہیں اور جب وہ داد دیتے ہیں تو اس سے آپ کو توانائی ملتی ہے، یعنی آپ انہیں انرجی دیتے ہیں اور وہ آپ کو. یہ حقیقتاً دو طرفہ معاملہ ہے. What is it for you? Like, you know, آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں جب آپ پرفارم کرتی ہیں تو لوگ اتنا قریب بیٹھتے ہیں آپ کے، جو کہ اسٹیج پرفارمنس سے مختلف ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ how does it feel? یہ بہت غربت اور بے تکلفی کی جگہ ہے اور یہاں آپ حاضرین کے ساتھ اور اپنی ڈانسر ساتھی کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں. It's great that way. Ali, so how did you like the performance tonight? I thought it was wonderful. The ladies were بہت شاندار پرفارمنس تھی. ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ گلوکار کی آواز اور انداز بالکل جپسی کنگز جیسا تھا. یہ واقعی ایک اچھا شو تھا. So would you think like you want to do it someday? Oh my gosh, it would be great to take a class. کاش ایسا ہو سکے. مجھے یہ کلاس لے کر بہت خوشی ہوگی. ہم یہاں ایک بار پہلے بھی آئے تھے اور ہم نے فلیمنکو شو دیکھا تھا. میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ پھر سے یہاں شو کریں گے، اس لیے جب میں نے ڈانسنگ فٹ ورک کی آواز سنی تو اس وقت ہم نیچے تھے، پھر ہم اوپر آ گئے اور میں نے کہا کہ آؤ یہاں فلیمنکو شو ہو رہا ہے اور پھر ہم سب یہاں آ گئے. I would totally sign up for that. Yeah. I think that would be میرا خیال ہے کہ ڈنر کے بعد کی کوئی کلاس یعنی کھانا ختم ہونے کے بعد آپ ڈانس کی بھی کلاس لیں، بہت مزے کی بات ہوگی. All right. Tú estás viendo کہانی پاکستانی. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ So Aisha, this is our spicy chocolate. یہ ہمارا اسپائسی چاکلیٹ نان ہے. ہم بنیادی طور پر ریڈ چاکلیٹ اور مرچوں کو نان میں بھرنے کے بعد اسے تندور میں پکا لیتے ہیں. Stuff it into the naan and then bake it in the tandoor. we'll be right back. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ. ہم ابھی موجود ہیں واشنگٹن ڈی سی میں ٹی ایزم ریسٹورانٹ پہ. یہاں کے قریب ایک بہت اہم علاقے میں ڈی سی کی سب سے پرانی کمرشل بلڈنگ میں ایک ہپ اینڈ ہیپننگ ریسٹورانٹ نے اپنے دروازے کھولے تھے تقریباً 1 سال پہلے. ابھی تک اٹس دا ٹاک آف دا ٹاؤن، یعنی کہ اس ریسٹورانٹ کا ذکر اکثر ہوتا ہے جب مزیدار کھانے اور اتنے ہی مزیدار ایمبینس کی بات ہو. دیکھنا چاہیں گے؟ well of course یہ کیسا سوال ہے. تو چلتے ہیں جی ٹی روڈ پہ. نہیں وہ والا نہیں جو پاکستان میں ہے، بلکہ یہ والا جو وہ تاریخی پاکستانی سڑک سے انسپائر ہوا ہے، گرینڈ ٹرنک ریسٹورانٹ پہ. Kamran and Salman, what a beautiful restaurant you have here. What is Grand Trunk Restaurant? First of all, کیونکہ اتنا مشہور نام ہے Grand Trunk. Where does this come from? Named after. ہم نے یہ نام تاریخی سڑک جی ٹی روڈ کے نام پر رکھا ہے جو افغانستان کے شہر کابل کو چٹاگانگ سے ملاتی تھی اور لاہور سمیت پاکستان کے بہت سے شہروں سے گزرتی تھی. So where did the inspiration come through? Well, the inspiration really
यहाँ अमेरिका में अपना एक रेस्टोरेंट बनाने की तहरीक हमें इस चीज़ से मिली कि हमारा ख्याल था कि हमारे खाने सबसे अच्छे होते हैं। इसकी एक और वजह यह भी थी कि यहाँ जो रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खाने या देसी खाने पेश करते थे, अक्सर औकात उनमें अमरीकियों के लिए कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि या तो उनके खानों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले होते थे या वो अच्छी तरह सजाए और खुशनुमा नहीं बनाए जाते थे। और फिर ये रेस्टोरेंट या तो बहुत ही आम से थे या फिर बहुत ही ज़्यादा ऊंचे मयार के थे, जबकि हम एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे जिसमें हम अपने खानों को अमरीकी क्लासिक खानों का टच देकर मगरबी दुनिया के सामने पेश करें, और हमारा ख्याल है कि हम ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। In classics and offer that really to the West. You guys didn't traditionally come from a restaurant background. You are an attorney. Yes. And you just graduated from university. Tell me about that. Right. So, you know. सही कहा आपने। ये एक तरह से हमारा पैशन प्रोजेक्ट था। हम अक्सर इसके बारे में बात करते रहते थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। मैंने लॉ स्कूल में दाखिला लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की और 6 साल तक इमिग्रेशन के वकील के तौर पर काम करता रहा। और फिर एक दिन हमने रेस्टोरेंट खोलने का फैसला कर लिया। इत्तेफाक की बात है कि इन दिनों कामरान ग्रेजुएशन करने के बाद फारिग था और उसके पास वक्त था। हमने अपनी सोच और ख्वाब यकजा करके इस रेस्टोरेंट को डिज़ाइन किया और फिर हमने अपनी फैमिली के साथ इस बारे में बातचीत की और इस नतीजे पर पहुंचे कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। So what was it that you used to talk about growing up? कि काश कोई देसी रेस्टोरेंट होता है। What is it exactly that went through your minds? हम हमेशा ये सोचा करते थे कि अगर हम नफीस खानों और फास्ट फूड को इस तरह यकजा कर लें जैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो ये एक बहुत ही मुनफरिद दस्तरख्वान बन जाएगा। Now let's talk about the food. Absolutely. What are your specialties? Well, my favorite and the one I push on all of the customers is the chicken tikka masala. मेरी पसंदीदा डिश जिसे ट्राई करने के लिए मैं अपने कस्टमर्स पर भी जोर देता हूँ वो है चिकन टिक्का मसाला। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें सिर्फ इतने मसाले डाले हैं कि वो ज़्यादा महसूस ना हो। हम अपने देसी ग्राहकों के लिए खाने को ज़्यादा मसाले वाला बना सकते हैं। हम अपने चिकन टिक्का मसाला या लैम मसाला के साथ नान या चावल भी देते हैं। हमने इस सिलसिले में जो अहम चीज़ की है वो ये है कि हम पाकिस्तानी स्टाइल के खाने कम से कम वक्त में ग्राहक को पेश करने की कोशिश करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमसे पहले कोई ऐसा करता होगा। मेरा ख्याल है कि ये एक इनकलाबी तब्दीली है कि महज 10 मिनट या इससे भी पहले ग्राहक को उसका ऑर्डर मिल जाता है, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके साथ साथ खाना बिल्कुल ताज़ा होता है। हम अपने खानों में आला मेयार की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर शख्स ये महसूस करे कि उसे आला और नफीस खाना इंतहाई कम वक्त में कम कीमत पर मिला है। Really gourmet at a low price in a quick time. And you've got an extensive staff. I think that's what keeps it running, correct? Absolutely. What is mainly your demographic? How many non-Pakistanis come to eat here? Yeah, it's funny. It's really, it depends on the time of day and the day of the week. दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों का इन्हिसार इस चीज़ पर होता है कि वो दिन के किस वक्त और हफ्ते के कौन से दिन यहाँ आते हैं। हम वाशिंगटन डीसी के मरकजी हिस्से में वाक़ हैं। हम सबसे ज़्यादा मसरूफ़ दोपहर के खाने के वक्त अमूमन 12 से 2 बजे तक होते हैं और फिर इसी तरह शाम को 6 से रात 10 बजे तक हम मसरूफ़ होते हैं। हमारे लंच टाइम में पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ ज़्यादातर मकामी दफ्तरों में काम करने वाले लोग आते हैं। आपको मालूम है कि वाशिंगटन में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत से चीनी और यूरोपीय टूरिस्ट और स्कूलों के ग्रुप्स आते हैं। शाम के औकात और वीकेंड्स पर हमारे यहाँ बहुत से पाकिस्तानी भी आते हैं। हम क्रिकेट मैचेस भी दिखाते हैं जिन्हें देखने के लिए पाकिस्तानी और इंडियन दोनों आते हैं। हमने एक तरह से ग्रैंड ट्रंक रोड को अपने रेस्टोरेंट से जोड़ दिया है। We brought it all the way here to DC. Grand Trunk USA. Remember that and check these guys out. Thank you so much. Really appreciate your time. Thank you so much, Aisha. So Aisha, this is our spicy chocolate. ये हमारा स्पाइसी चॉकलेट नान है। हम बुनियादी तौर पर रेड चॉकलेट और मिर्चों को नान में भरने के बाद इसे तंदूर में पका लेते हैं। Stuff it into the naan and then bake it in the tandoor. Okay, wow. ये दोनों हमारे ख़ास पकवान हैं, यानी दारचीनी, मिली चीनी और मसाले वाली चॉकलेट के नान। इसे ट्राई करें। Thought you'd never ask. Oh my God, the chocolate is just oozing out. Look at that. Look at it. It's savory and chocolatey and nani. Can I say that at the same time? Wow, that's really good. Finger looking good. Okay. Finger looking good. ये चीज़ें बेहतर जारी हैं, तो ये मीठे नान की भी डिश है।
جسے لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری سائیڈ ڈشز بھی بہت مقبول ہو رہی ہیں. ہمارے پاس امریکن کلاسک چیزیں بھی شامل ہیں. مثال کے طور پر فرینچ فرائز جسے ہم لہسن اور پارسلے کے ساتھ تھوڑا سا دیسی ٹچ دیتے ہیں. I can actually smell the garlic. I'm not even going to wait for you to ask me. I'm just going to... No, dig right in. Go for it. اور اسے آگے بڑھاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلاسک پاکستانی سائیڈ ڈش میں پکوڑے بہت مشہور ہیں, خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. ہم اپنے پکوڑوں میں کئی چیزیں شامل کرتے ہیں. ان میں بینگن, آلو اور پیاز ڈالتے ہیں. And chutney. Right, and of course you have to have the sauce. ہاں بالکل, آپ کے پاس چٹنیاں تو ہونی چاہیے. کوئی چیز اس وقت تک دیسی نہیں بنتی جب تک اس کے ساتھ سبز چٹنی نہ ہو. We might need some more napkins for Aisha. I don't know. Here you go. Wow. It tastes like I'm eating naan and kebab, but it's easier because it's already rolled up into one. And then it's got all the dressings of a traditional burger, so it's the perfect blend of Desi and American. Exactly. It kind of symbolizes our entire restaurant, our whole concept. Scented handmade goat milk soaps. میں اس کو سونگتی ہوں, ریسرچ کرتی ہوں. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. دنیا بھر میں لوگ پیسے بنانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے آ رہے ہیں. امریکہ میں ایک نیا کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں شیئرڈ اکانومی, اور اس کے دو کامیاب مثال ہیں اوبر اور لفٹ کے. اور جانیے امان نظر کی اس کہانی میں. واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر رواں دواں گاڑیوں کے اس جنگل میں اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون سی ٹیکسی گاڑیاں ہیں اور کون سی نہیں. اور اس کی وجہ ہے امریکہ سمیت دیگر ممالک میں تیزی سے مقبول ہوتی آن ڈیمانڈ سروسز جیسے اوبر اور لفٹ, جس کے باعث اب کئی پرائیویٹ گاڑیاں پارٹ ٹائم ٹیکسی گاڑیاں بھی ہیں. آن ڈیمانڈ سروسز کے اس دور میں مسافر اور ان کی سواری میں موبائل فونز کے صرف چند ہی کلکس کا فاصلہ ہے. اور یہ ہے ایرک, پارٹ ٹائم اوبر ڈرائیور. ہر شام ایرک اپنی گاڑی پر واشنگٹن کی سڑکوں پر گھومتے ہیں اور فون پر صارف کی کال کا انتظار بھی کرتے ہیں. میں ایرک سے ملنے ان کے گھر پہنچا تاکہ ان سے اوبر کے تجربے کے بارے میں جان سکوں. Hey, how you doing? Eric. Yes, Eric. Nice to meet you. I'm well. How's everything? وہ مجھے اپنی روٹین دکھانے کے لیے ساتھ ہی لے آئے. So by day, I work at a local hospital, basically doing, I guess you could say, admin. دن کے اوقات میں ایک مقامی ہسپتال میں کام کرتا ہوں. آپ کہہ لیں انتظامی معاملات کو دیکھتا ہوں. مجھے اوبر کے بارے میں ایک دوست نے بتایا تھا اور میرا پہلا رد عمل تھا کہ نہیں, میں اپنی گاڑی میں اجنبی لوگوں کو نہیں بٹھاؤں گا. لیکن پھر میرے دوست نے اس بارے میں مجھے مزید بتایا اور یہ کہ میں اس سے اضافی پیسے کما سکتا ہوں, تو میں نے سوچا کیوں نہیں, اور پھر میں نے اوبر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اور میرا تجربہ بہت اچھا ہے, بلکہ میں اس کام سے خوش ہوں. یہ بہت لطف انگیز ہے کیونکہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. It's been pretty good. It's been
Fun, actually. You know, you meet all types, and I do meet all types of people. So, yeah, you know. एरिक इस काम में अकेले नहीं हैं। उनके भाई मार्कस भी एक ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस लिफ्ट से वाबस्ता हैं। I work security for the government. मेरा ताल्लुक सिक्योरिटी के शोबे से है। मैंने लिफ्ट के जरिए काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे कमर में तकलीफ है, जिसकी वजह से मेरा असल काम मुतासिर हुआ है। तो इस मुश्किल के बायस मेरे अफसरान कहते हैं कि बेहतर है मैं काम ना करूं। इस सूरत हाल में लिफ्ट मेरे लिए बेहतरीन मुतबादिल है, जिससे मैं अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ इजाफी पैसे कमा लेता हूँ। उबर और लिफ्ट जैसी ऑन डिमांड सर्विसेज की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब लोगों ने यूं करना छोड़ के यूं करना शुरू कर दिया है। और ये है शेयरिंग इकोनॉमी, जिससे एरिक और मार्कस जैसे कई लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन शेयरिंग इकोनॉमी है क्या, ये जानने के लिए मैं पहुंचा DC in No नामी ऑनलाइन अखबार के दफ्तर, जो टेक्नोलॉजी का तज्जिया पेश करता है। यहाँ एरिक मेरे मुंतजिर थे। शेयरिंग इकोनॉमी दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो हजरात जिनके पास कोई भी ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट हो जिसकी उन्हें हर वक्त जरूरत ना हो, वो इन चीजों या सर्विसेज को दूसरे लोगों या सार्फिन को बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऊबर वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और जो चाहते हैं कि फारिग औकात में लोगों को टैक्सी की सहूलत देकर पैसे कमा सके। ये सहूलत उन सार्फिन के लिए भी फायदेमंद रहती है जो टैक्सी पर बहुत ज्यादा किराया खर्च नहीं करना चाहते और बेहतर सर्विस भी चाहते हैं। इसी तरह Airbnb भी इसी मॉडल पर काम करता है। जी हाँ, ये मॉडल तेजी से मकबूल होता जा रहा है और इसकी वजह लोगों की इस बारे में बढ़ती हुई समझ है। और इस लिहाज से ऊबर इस हद तक हर घर की जरूरत बन गया है कि अब लोगों ने शेयरिंग इकोनॉमी को ऊबर इकोनॉमी का नाम दे दिया है। ताहम ये मसला भी है कि इन नई सर्विसेज में सार्फिन तक पहुंचने में जल्दबाजी का रुझान भी देखा गया है, जिसके बायस कानूनी मसाइल भी सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क में इस वक्त ये बहस जारी है कि आया ऊबर कानूनी तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा दूसरी टैक्सी सर्विसेज और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियनों को भी ऊबर से शिकायत हैं, जो इसे गैर मुनसफाना मुकाबला समझते हैं। ये बहुत ही पेचीदा बहस है क्योंकि दरअसल इसमें बहुत सा पैसा दांव पर लगा है। एरिक को काम करता छोड़कर मैं फिर से वाशिंगटन की शाहराहों पर निकला ताकि उबर पर जारी बहस के बारे में टैक्सी ड्राइवरों की राय भी जान सकूं। कुछ ने तो बात करने से ही इनकार कर दिया। Can you tell me a little bit what you think about that? Yeah, not even few words. लेकिन कुछ ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। You don't like him? ऊबर के आने से अब टैक्सी ड्राइवरों को काम इस तौर करने की जरूरत महसूस हुई है जैसा कि किया जाना चाहिए। इस गुफ्तगू से महसूस होता है कि फिलवक्त शेयरिंग इकोनॉमी से वाबस्ता ये तमाम पेचीदगियां भी वाशिंगटन की सड़कों पर रवा दवा गाड़ियों की मानंद गर्दिश में रहेंगी, या कम अज कम मुस्तकबिल करीब में। आज के शो के लिए इट्स अ रैप। देखा, कहा था ना मैंने कि वाशिंगटन DC और यहाँ के रहने वाले लोग कितने अमेजिंग हैं, लेकिन दूसरे भी शहरों में अनगिनत अमेजिंग कहानियाँ हैं जो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे कहानी पाकिस्तानी के जरिए। जाने से पहले आपको बताया कि आपने क्या करना है। ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।